नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लास के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 15-16 तारीख को आपके एनएम के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपकी तैयारी भी ज़ोरों तोरों से चल रही होगी, ये उम्मीद भी करते हैं। और मेरा क्लासेस के माध्यम से आपको डेली एक नई वीडियो मिल रही है, उसके माध्यम से भी आपकी तैयारी में कुछ सुधार आया होगा और आपकी तैयारी में काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे। तो आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, ये वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है, आपकी तैयारी के रिगार्डिंग। और 15-16 तारीख तक हम कंटिन्यू हूँ मेरा क्लासेस के माध्यम से आपको रोज़ एक डेली वीडियो मिलती रहेगी। लेकिन हमारे पास कमेंट आ रही है कि सर 2019 के पेपर दीजिए, 2016 से पेपर, 2016 के पहले के पेपर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2016 के बाद ही, मतलब 2015-2016 का था ही, तो 2015 और 2016, तो 2015-2016 से ही ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। व्यापम के माध्यम से जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं 2015-2016 से स्टार्ट हुए। इसके बाद जो 2013-2015 से पहले के जो एग्ज़ाम होते थे ऑफलाइन होते थे। 2013 में हमको एक मॉडल पेपर मिला है, लेकिन उसके आंसर कीज नहीं मिली। हमने पर्सनल तरीके भी व्यापम में हमारे कुछ रिलेटेड रहते हैं, लेकिन उसके माध्यम से भी हमको कोई वहाँ से आंसर शीट नहीं मिली और उससे पहले किसी भी प्रकार के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमको नहीं मिले। तो मात्र 2015-2016 के रिलेटेड ही जो 23, 24, 25 जून 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसी के क्वेश्चन पेपर हमको मिले हैं और उसी के माध्यम से हम आपकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो है उसी में सेटिस्फाई हुई है दोस्तों, और उसी के माध्यम से तैयारी कीजिए। बाकी मार्केट में काफ़ी बुक्स हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं और हमने सिलेबस आपको प्रोवाइड कराई थी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट तरीके से बुक से या इंटरनेट माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उसके माध्यम से तो हम आपकी तैयारी करा ही रहे हैं। बाकी आप यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल पे ज़रूर, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पहले से ही ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, ताकि सभी की तैयारी हमारी वीडियो के माध्यम से हो सके। तो दोस्तों, बने रहिए मेरा क्लासेस पर। चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 23 जनवरी 2016 9 AM। जी हाँ दोस्तों, ये 23 जनवरी 2016 को ये एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, और इससे पहले हम 2016-24 जनवरी का दोनों पेपर, दोनों शिफ्ट का स्टडी कर चुके हैं। और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो 23 जनवरी 2016 का है। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका जो पेपर है 15-16 जनवरी स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में, और आपका जो पेपर है ऐसा नहीं है कि 15 तारीख को ही होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक कभी भी जा सकता है। और आपने अपना एडमिट कार्ड चेक कर चुके होंगे, और इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 3 दिन पहले होगा। जैसे कि आपका पेपर 18 तारीख को है तो आप 15 तारीख को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उसकी रिगार्डिंग वीडियो बना दी गई है, उसके रिगार्डिंग वीडियो देखकर आप उसका प्रोसेस कर अपना एडमिट कार्ड अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे पास कमेंट आ रही है इस टाइम आपकी कि सर के इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, SC, ST, OBC या जनरल, सभी कैटेगरीज की कुछ कमेंट आ रही है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ की तो बात ही मत कीजिए दोस्तों, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरीज में देख सकते आप 130 से ऊपर ही लाने की कोशिश करना, 130 नंबर लाने की पूरी कोशिश करना। इसके बाद यदि हम OBC कैटेगरी की हम बात करें तो दोस्तों, OBC कैटेगरी में 120 के आसपास आपको नंबर लाना होगा। 120 यदि आप लेकर आते हैं, 100 ऊपर 110 तक भी लाते हैं तो कुछ उम्मीद है इसमें सिलेक्शन होने की। इसके बाद SC, ST की हम बात करें तो SC, ST भी 100 तो आपको टच करना ही होगा। यदि SC, ST 100 यदि ले आते हैं तो कुछ आपका हो सकता है। बाकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। काफ़ी लोगों ने फॉर्म डाला है और मेहनत आपके हाथों में है, और कुछ टाइम और बचा है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज उसी के रिगार्डिंग हम, आपको पता है कि हम डेली वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, और आपका जो आज का जो स्टडी होने वाली है वो 23 जनवरी 2016 को ओल्ड पेपर से स्टार्ट होने वाली है। और तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है घाटी, पहाड़, मैदान, पठार। तो इसका सही आंसर है पठार, मतलब आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या है। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है आपको पता है? मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या देख सकते हैं कि जहाँ पे दे रखी है पहला ऑप्शन 51, 49, 50 या 33, 51, 49, 50 या 33। तो इसमें से देख सकते हैं कि हम 2016 की हम बात करें तो 2016 में इसका आंसर है 51। लेकिन अभी दोस्तों 2020-21 में एक ज़िला बढ़ चुका है, वो है विंध्या। कौन सा ज़िला बढ़ चुका है? अब जो भी ज़िले हो चुके हैं वो 52। यदि अब लेटेस्ट आपके पास यदि ये ऑप्शन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश ज़िलों में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 52। और वह ज़िला कौन सा है? विंध्या। कौन सा ज़िला है? विंध्या। याद रखना, जो 52 ज़िला हो चुका है वो विंध्या। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है, इस बोली का मूल है। मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है, इस बोली का मूल है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जनजाति और छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्नबिल, पीकॉक्स, इसके बाद फ्लाई कैचर्स या उमरिया। तो इसका सही ऑप्शन है फ्लाई कैचर्स। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? फ्लाई कैचर्स। इसके बाद हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश। तो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? तो देख सकते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा या, और इसका सही ऑप्शन है कर्क रेखा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी। सन 1984 में, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी चर्चित ये घटना थी और अब इसका हमारे बुक में भी पढ़ने को मिलता है और इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, IMP क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और इसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं इनमें पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी, तो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथाइल क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों कि सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक का योगदान देता है? एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत में कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक का योगदान देता है? इसके बाद पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है सतना, इंदौर या फिर जबलपुर। तो इसका सही ऑप्शन है सतना। जी हाँ, इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? एक क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए अच्छे से, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो पहला है कान्हा पार्क, इंदौर रीजनल पार्क, ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क या फिर प्रोजेक्ट टाइगर पार्क। तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर रीजनल पार्क। जी हाँ, इसका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मैप दिया गया है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए नक्शे में नंबर 1 सफ़ेद वर्ग में की पहचान करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दिए गए नक्शे में नंबर 1 सफ़ेद वर्ग की पहचान करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सफ़ेद वर्ग, तो सफ़ेद वर्ग की पहचान करना है तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि पहला है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि नीचे दिए गए नक्शे में नंबर 1 सफ़ेद वर्ग की पहचान करें, तो सफ़ेद नंबर 1 बन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सभी नंबर दे रखे हैं 21, 5, 16, 18। तो हम नंबर 1 सफ़ेद वर्ग की पहचान करना, तो नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है बालाघाट। तो बालाघाट में देख सकते हैं कि बालाघाट में कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चंबल राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि बालाघाट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। क्वेश्चन एक बार सुनिए अच्छे से,
मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य तो 9%, 11%, 22% या 25%। तो इसका सही ऑप्शन है 11%। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की थी? 1969, 1989, इसके बाद 1973 या फिर 2000 में? तो इसका सही ऑप्शन है 1973, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास, मध्य प्रदेश के पास क्या है जिसकी वजह से उसको गर्व है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है भारत का 10% टाइगर रिजर्व है, भारत का 50% टाइगर रिजर्व है, तीसरा ऑप्शन है भारत का 25% टाइगर रिजर्व है, भारत के सभी टाइगर रिजर्व है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? भारत का 10% टाइगर रिजर्व कैटेगरी में है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन है यूरोपीय संघ, अमेरिका, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है विश्व बैंक। तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, ये किस जिला में है? एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए अच्छे से। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, ये किस जिला में है? तो पहला है सतना, पन्ना, रीवा या सीधी। पहला ऑप्शन है सतना, पन्ना, रीवा या फिर सीधी। तो इसका सही ऑप्शन है सतना। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो पहला ऑप्शन है देनबा, महानदी, सिपरा या फिर चंबल नदी। तो इसका सही ऑप्शन है महानदी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी का उद्गम होता है वहाँ है, जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी का उद्गम होता है वहाँ है। तो पहला ऑप्शन है मीजो पहाड़ी, ककड़ी बर्दी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी या फिर केबई पहाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन है ककड़ी बर्दी पहाड़ी। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती और खार किसकी सहायक नदी है? सरस्वती और खार किसकी सहायक नदी है? दोस्तों नदी से, अभ्यारण्य से, और ये 2-3 क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद गेस कर सकते हैं कि हमने 3-4 वीडियो आपके लिए बना दी है और आप डेली स्टडी कर रहे हैं, इस बात का हमें पता भी है। और आपने खुद गेस कर लिए होंगे कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी मोटिवेट हुआ होगा, ये हमको बिल्कुल पता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो पहला ऑप्शन है यमुना, नर्मदा नदी, सिप्रा नदी या फिर चंबल नदी। तो इसका सही ऑप्शन है सिप्रा नदी। तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। केबई नदी किस नदी में मिलती है? जी हाँ, केबई नदी किस नदी में मिलती है? तो इसके पहला ऑप्शन है सोन नदी, खान नदी, जोहिला नदी या गंभीर नदी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके सही ऑप्शन है सोन, मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, खान और गंभीर है, खान और गंभीर है तो वो कौन सा है? सहायक नदियाँ और वितरिकाएँ, इसके बाद झील या नहरें। तो इसका सही ऑप्शन है सहायक नदियाँ। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि केवक और जोहिला नदी में क्या समानता है? तो इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, तो आप गेस कर सकते हैं कि दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं, दोनों का उद्गम स्थान मैकाल पहाड़ी है, इसके बाद दोनों वितरिका है बहकर अरब सागर में मिलती है, या फिर दोनों ग्वालियर की नदियां हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दोनों का उद्गम स्थान मैकाल पहाड़ ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली 2 नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, पहला यमुना और गंगा, यमुना और चंबल, गंगा और यमुना, सोन और चंबल। तो इसका सही ऑप्शन है यमुना और चंबल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला है। सरस्वती और खान नदियों के बीच जिला स्थित है, वो है बैतूल, इंदौर, धार या रीवा। तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या शाहपुरा। तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पगारा बांध इस जगह में स्थित है। पगारा बांध इस जगह में स्थित है, कौन सी प्लेस में है, देख सकते हैं कि ग्वालियर, बालाघाट, उज्जैन या फिर सोलापुर। तो इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। भारत का सबसे अधिक भंडारण वाला क्षमता वाला बांध कौन सा है, देख सकते हैं तो गोविंद सागर बांध, इंदिरा सागर बांध या सरदार सरोवर बांध या पगारा बांध। तो इसका सही आंसर है इंदिरा सागर बांध। तो जी इसका मैंने आपको मॉक टेस्ट में इसका क्वेश्चन भी दिया था दोस्तों, और इसका सही ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है, तो वो है रायसेन, शाहपुरा, उमरिया या फिर भोपाल। तो इसका सही ऑप्शन है रायसेन। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेशनल हाइडल डेवलपमेंट सेंटर, तो सॉरी इसी क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो NHDC का तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि NHDC का तात्पर्य क्या है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि नेशनल हाइडल डेवलपमेंट सेंटर, नर्मदा हाइड्रोक्लोरिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर नेशनल हाई डैम कॉरपोरेशन। और चौथा ऑप्शन है नेशनल हाइड्रोक्लोरिक डिपार्टमेंट सेंटर। तो इसका सही ऑप्शन है नर्मदा हाइड्रोक्लोरिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ये दूसरा वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लीजिए कि उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। किसका शासन था, एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए उज्जैन से रिलेटेड। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला है राजा विक्रमादित्य, राणा प्रताप, रानी दुर्गावती या फिर सम्राट अशोक। तो इसका सही ऑप्शन है राजा विक्रमादित्य। दोस्तों एक क्वेश्चन और उठता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका। ध्यान रखना अवंतिका, इसमें लिखा भी है अवंती की राजधानी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि उसका जो पहले की जो राजधानी उसका नाम था प्राचीनतम, वह नाम था अवंतिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। तो वह है टैंक सिंचाई, नहर सिंचाई, कुआं सिंचाई या फिर नलकूप सिंचाई। तो इसका सही ऑप्शन है टैंक सिंचाई। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के इतने क्षेत्र में नहर सिंचाई होती है। तो पहला है 40%, 75%, 50% या फिर 10%। तो इसका सही ऑप्शन है 50%। दोस्तों 50% सिंचाई के माध्यम से ही, नहर के सिंचाई माध्यम से सिंचाई होती है, हमारे किसान भाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मेगा पाटकर। तो इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे देश के ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखना। और इसके बाद देख सकते हैं कि ये सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसके माध्यम से हुई थी, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फाग एक प्रकार का है। तो फाग क्या है, फाग एक प्रकार का अनाज है, नृत्य है, संगीत है या फिर रंगमंच है। तो इसका सही ऑप्शन है नृत्य। फाग एक नृत्य है, डांस है, और इसका सही ऑप्शन है दूसरा वाला। और इसके बाद देख सकते हैं कि हीरा उत्पादन के लिए जाने वाला क्षेत्र है। हीरा उत्पादन के लिए जाने वाला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों हीरा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पता है आपको पन्ना में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पन्ना, मंडला, रायसेन या टीकमगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है पहला वाला, पन्ना में हीरा उत्पादन होता है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहोनिया मुरैना में स्थित एक पवित्र स्थल है जो
इसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? जैन तीर्थ स्थल, हिंदू मंदिर, ध्यान केंद्र या धार्मिक प्रवचन केंद्र। तो इसका सही ऑप्शन है जैन तीर्थ स्थल, मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदिनाथ की अखंड पत्थर की प्रतिमा इस जगह के समीप स्थित है। आदिनाथ की अखंड पत्थर की प्रतिमा इस जगह के समीप स्थित है। वो है बरवानी, कस्बा, भगोरिया, चतुर्भुज या फिर खंडवा। तो इसका सही ऑप्शन है बरवानी, कस्बा। आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है तो कौन सा है? रजवाड़ा पैलेस, बॉम्बे हॉस्पिटल, रेडिसन स्क्वायर या फिर पिनेकल ड्रीम्स। तो इसका सही ऑप्शन है पिनेकल ड्रीम्स। आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में हैं। सांची के स्तूप में जो शिलालेख है वो किस लिपि में है दोस्तों? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि या भोजताल लिपि या फिर होलकर लिपि। तो इनका ऑप्शन देख सकते हैं कि जो है ब्राह्मी लिपि में वहाँ पे शिलालेख स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की हम बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ स्थित है तो वो कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, खजुराहो, भीमबेटका गुफा या फिर मार्गिका गुफा मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन है खजुराहो। खजुराहो में कांदरिया महादेव मंदिर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की बढ़ते हैं कि पहाड़गढ़ गुफा चित्र इस जगह के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। पहाड़गढ़ गुफा चित्र इस जगह के पास चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि चंबल नदी, सोन नदी, आसन नदी या फिर बरवानी टाउन। तो इसका सही ऑप्शन है आसन नदी। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एफिल टावर की एक संगमरमर प्रतिकृति यहाँ स्थित है। एफिल टावर की एक संगमरमर प्रतिकृति यहाँ स्थित है तो वो है ग्वालियर के संग्रहालय, आदिनाथ मंदिर, इंदौर के आकाशवाणी परिसर या फिर भोपाल के सेल फोन टावर। तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर के आकाशवाणी। जी हाँ दोस्तों, इंदौर के आकाशवाणी आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। होलकर मूल रूप से हैं। होलकर मूल रूप से हैं तो कौन सा है? मराठा, राजपूत या मौर्य या फिर सिंधिया। तो देख सकते हैं कि मराठा होलकर मूल रूप से जाने जाते हैं तो वो कौन है? मराठा साहब। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अंतिम होलकर का नाम है। अंतिम होलकर का नाम क्या था? तो अंतिम होलकर देख सकते हैं कि यशवंत राव, शंकर कुमार, दीपक चौरसिया या फिर शिवाजी राव। तो इसका सही ऑप्शन है यशवंत राव। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एथेंस में आयोजित स्पेशल ओलंपिक 2011 में 200 और 1600 मीटर की दौड़ में मध्य प्रदेश के कौन से कांस्य पदक विजेता थे? तो देख सकते हैं कि ये सीता साहू, इसके बाद महेंद्र कुमार, शिवाजी चौहान, वर्षा बर्मन। तो इसका सही है सीता साहू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से थे। उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से थे तो वो है मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, सलीम दुरान या फिर बिनू मनकद। तो इसका सही ऑप्शन है मंसूर अली खान पटौदी। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगाबाद जिले के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी साहित्य के योगदान कर 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं चारों में से कौन सा हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रघुवीर सहाय और विष्णु प्रभाकर। और इसका सही ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। 2016 की बात चल रही है दोस्तों। देख सकते हैं कि प्रेजेंट की बात मत समझ लीजिए। जहाँ भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर तो कौन से हैं? यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई वी रेड्डी,
अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम गोविंदराजन और अरविंद पनगारिया। तो इसका सही ऑप्शन है रघुराम गोविंदराजन। तो जी हाँ दोस्तों, इस टाइम इनके ये गवर्नर रह चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लीजिए कि ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है माधवराव सिंधिया, पेशवा राव, भैरवनाथ या फिर देवी होलकर। तो इसका सही ऑप्शन है माधवराव सिंधिया जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी या ईश्वर पांडे। तो इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है, 2016 की बात हो रही है, मतलब वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। तो उस टाइम कौन से थे, जहाँ पे देख सकते हैं कि सुमित्रा महाजन या फिर जयंती नटराजन, रमेश अग्रवाल या मीरा कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सुमित्रा महाजन। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इंदौर में पैदा हुए, लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और फिर इस्तीफा दे दिया, इनका नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माधवराव सिंधिया, कल्याण कुमार और इसके बाद प्रमोद महाजन और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। और इसके बाद दोस्तों 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ख़त्म हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने वो विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और विज्ञान में से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि चंद्रमा है एक। चंद्रमा क्या है, ग्रह है, उपग्रह है या धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों देख सकते हैं कि चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, ना ही उपग्रह है, धूमकेतु या फिर क्षुद्र ग्रह। तो इसका सही ऑप्शन है उपग्रह। और उपग्रह किसका है, ये पृथ्वी का है। और चंद्रमा ही एक ऐसा उपग्रह है जो नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। जी हाँ, यह क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे सौर मंडल में नेचुरल या फिर प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए, तो वो है चंद्रमा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है तो है पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई या माइक्रोन। तो इसका सही आंसर है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई का नाम है पारसेक। और इसके बाद दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे कि दूरी की सबसे इकाई मेरे हिसाब से प्रकाश वर्ष होना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि हमारी पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी जो मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो सबसे दूरी तो प्रकाश वर्ष है यहाँ पे। और एक बार मैंने मॉक टेस्ट लिया तो उसमें एंगस्ट्रॉन बताया गया है और यहाँ पे बता दिया पारसेक। तो दोस्तों इसमें कुछ भी हो सकता है, जो उन्होंने टिक कर दिया है कि ये आंसर इसका सही होगा। बाय मिस्टेक उनकी गलती हो सकती है इस जगह पर, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें प्रकाश वर्ष होना चाहिए, बाकी इसमें बताया गया है कि पारसेक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान है। चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान है तो वो है 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 140 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पेंच क्या कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पेंच क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर वलय, दीप्तिपुंज, सूर्य का धब्बा या ब्लैक होल। तो जी हाँ, देख सकते हैं कि सूर्य का धब्बा। इसका सही ऑप्शन है सूर्य का धब्बा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विषम को बताइए। विषम इन चारों में से एक अलग है और 3 सेम है। तो विषम को हमको बताना है माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष या एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं कि ये माइक्रोन मतलब डिस्टेंस मेजरमेंट में आती है। इसका प्रकाश वर्ष भी डिस्टेंस मेजरमेंट होता है और एंगस्ट्रॉम भी डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। और जो मोल होता है वो एक अलग चीज़ है। तो ठीक है ना, मोल इसका सही आंसर है। इसके बाद देख सकते हैं प्रकाश वर्ष की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है तो माइक्रोन में,
फर्मी में, एंगस्ट्रॉम में या फिर प्रकाश वर्ष में? तो इसका सही ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम। जी हाँ दोस्तों, एंगस्ट्रॉम। इसके बाद ताप की एसआई इकाई है, ताप की एसआई इंटरनेशनल इकाई कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड, केल्विन, सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन है केल्विन। जी हाँ, केल्विन। यदि कोई डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको केल्विन में बदलना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 273 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे तो वह केल्विन में बदल जाएगा। इसके बाद प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, समय या फिर दूरी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दूरी, प्रकाश। जी हाँ, तो प्रकाश वर्ष का यूज होता है, हम उपयोग करते हैं वो बहुत दूर की डिस्टेंस को शो करने के लिए, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है वो प्रकाश वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है दूरी। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर या मिलीमीटर? तो दोस्तों देख सकते हैं कि माइक्रोन इतनी नहीं है छोटी, इसके बाद किलोमीटर तो काफ़ी बड़ी है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और मिलीमीटर भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन है फर्मी। तो सभी यहाँ पे डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए होती है, लेकिन सबसे छोटी इकाई वो है फर्मी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कि जीवाणु का आकार 1 म्यू है, 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 6 या फिर 10 टू द पावर 9। तो इसका सही ऑप्शन है 10 टू द पावर 6। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओलियम में मिलता है? तो H2SO4, HNO3, इसके बाद H3PO4 या फिर H2Cl2O7। तो इसका सही ऑप्शन है H2SO4। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, ये कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे वॉल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम या फिर गैलुसैक का नियम या फिर चार्ल्स का नियम? तो इसका सही ऑप्शन है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स ने क्या बताया उन्होंने कि स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है और ठंडा करने पर घटता है, ये कथन चार्ल्स बेबस ने किया था दोस्तों। और इसके बाद निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड बताइए। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों। इसके बाद इसका सही ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रोपेन के एक अणु में सह संयोजक आबंध की संख्या होती है। तो है 8, 10, 12 या फिर 9। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 10। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एलपीजी, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एलपीजी खाना पकाने वाली गैस के मुख्य अवयव हैं। तो कौन सा है? मेथेन एवं एथेन, और एथेन एवं प्रोपेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन या फिर ब्यूटेन एवं पेंटेन? तो इसका सही है प्रोपेन एवं ब्यूटेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाया जाता है? बहुत सही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन दे सुन लीजिए, जिससे कि उनमें सलवटें न पड़े। देखिए, जिसमें कि उनमें सलवटें न पड़े, मतलब इसको सिकुड़ना बोलते हैं। इसके बाद उन्हें पूर्ण आकार में लाने के लिए प्रेस करना आसान होता है, ये भी देख लीजिए। इसके बाद उनमें पानी के बाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि कपड़ों के रंग को सुरक्षित रखने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। और इसके बाद उन्हें पूर्ण आकार में लाने के लिए, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया है कि उनमें बाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए। बाष्पीकरण मतलब क्या होता है? पानी उड़ जाता है उसमें से। यदि बाष्पीकरण होगा तो जो पानी, मतलब जो हमारा कपड़ा भीगा हुआ है वो उड़ जाएगा भाप बनकर और कपड़ा सूख जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों इसका? तो इसका ऑप्शन रहेगा अपना ये तीसरा वाला, बिल्कुल सही ऑप्शन है तीसरा वाला।
लुईस अम्ल के यौगिक है जो खालिस्तान। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को युग्मों का त्याग करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के युग्मों का ग्रहण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि हम के दहन की प्रक्रिया में खालिस्तान गैस का अवशोषण होता है और खालिस्तान गैस बाहर निकलती है। तो उसका है N2CO2, CO2, O2CO2 या फिर N2O2। इसका सही ऑप्शन है O2CO2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल का क्या कार्य है? इसके बाद ऑप्शन सुन लीजिए। बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, या फिर मधुरक की तरह, या फिर भुनी वस्तु को हल्का तथा परिफलन करने के लिए, या फिर परिवेक्षक की तरह। तो इसका सही ऑप्शन है बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं हम कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शन है मक्का, पालक, मसूर की दाल या फिर घी। तो इसका सही ऑप्शन है मसूर की दाल। आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है? वो है मांस, दूध, अंडे या फिर दालें। तो देख सकते हैं कि दालें ही प्राप्त नहीं होगी, बाकी तो सब प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सोयाबीन तथा एवोकैट्स मुख्य स्रोत हैं। तो वह है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर वसा या फिर रेस है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधों का खालिस्तान है। तना, जड़, फल, पत्तियां। आलू, गाजर, चुकंदर ये जड़ में आता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है जड़। आपका दूसरा वाला ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसको लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बकरी का मांस, मुर्गी का मांस, सुअर का मांस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है मुर्गी का मांस। जी हाँ दोस्तों, दूसरे का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नट अच्छा स्रोत है। नट अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, ए व बी दोनों का या फिर विटामिन का। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बी व दोनों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि निम्नलिखित लक्षणों की कमी से होने वाले बीमारियों को पहचानिए। हड्डी की कमी, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानी या अस्थिंग भंग को बढ़ाना। तो देख सकते हैं इसका है पेलेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर एडिमा। तो इसका सही ऑप्शन है रिकेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर कि रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है। तो क्या है? गुड़, हरे पत्तों की सब्जियां, नट या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम प्रायः खालिस्तान भाषा में होते हैं। तो कौन से किस में आते हैं? हिंदी, अरबी भाषा, फ्रेंच या लैटिन। तो इसका सही ऑप्शन है लैटिन। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथा जीवधारियों में व्यवस्थित पूर्ण रूप स्तर है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही तथा जीवधारियों में व्यवस्थित पूर्ण स्तर है? तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए कि परमाणुीय, आणविक, ऊतक, व्यक्तित्व, जनसंख्या, समुदाय या परितंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए। परमाणिक, आणविक, उपकोशीय, केशकीय, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, व्यक्तित्व। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, जनसंख्या, समुदाय, परितंत्र या फिर जैवमंडल। और या फिर इसके बाद जातियां, वंश, कुल, श्रेणी, संघ, जगत। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों परमाणु, आणविक, उपकोशीय, कोशीय, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, व्यक्तित्व। तो इसका सही ऑप्शन ये वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 30वां वाला कि आम का सही वैज्ञानिक नाम चुनिए। आम का सही वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये लैटिन भाषा में लिखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैग्नीफेरिया इंडिका या फिर मैग्नीफेरा इंडिका या फिर मैग्नीफेरा इंडिका। और इसके बाद है मैग्नीफेरिडिका। तो इसका सही ऑप्शन है मैग्नीफेरा इंडिका। ध्यान रखना है इसका जो मैग्नीफेरा इंडिका मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है और ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आम का सही वैज्ञानिक नाम क्या है। हालांकि ये विज्ञान का क्वेश्चन है तो इसका आ सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सभी जगत
में से केवल एक बर्गर प्रकृति में होता है? सभी जगत में से केवल बर्गर प्रकृति में होता है तो है वंश, वर्ग, कुल या फिर जातियाँ। तो इसके बाद देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है जातियाँ, स्पेसीज इसका सही आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स की जगत में से खालिस्तान रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन है सभी 5 जगत, 5 में से 4 जगत, केवल 3 जगत या फिर केवल 1 जगत। तो इसका सही ऑप्शन है केवल 1 जगत, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आवृत बीजी पौधों के संवहन ऊतक अलग होते हैं अनावृत जीवी में पौधों से। तो इसका ऑप्शन है जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति, इसके बाद फ्लोएम विकसित चलानी नालिका में की उपस्थिति या फिर फ्लोएम में संचय कोशिकाओं की उपस्थिति। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि जलीय जीवधारियों में अधिकतर शोषण दर तलीय जीवधारियों से अधिक होती है क्योंकि, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्योंकि वो पानी में रहते हैं, या फिर पानी में घुलित ऑक्सीजन कम होती है वातावरणीय ऑक्सीजन से। इसके बाद उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है कि पानी में घुलित ऑक्सीजन कम होती है वातावरणीय ऑक्सीजन से। तो इसका सही ऑप्शन है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है तो कौन सा है? लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं, या फिर लिंग गुणसूत्र जो माता से स्थानांतरण होते हैं, या फिर ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होता है। जी हाँ दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आता है तो जिसका विस्थापन होगा, तो इसका है 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या फिर 0। तो इसका हो जाएगा 0। मतलब इसमें दोस्तों काम शुरू तो हुआ, वापस उसी पॉइंट पर आकर हुआ तो वो 0 हो जाता है, लेकिन वो ए से बी तक पहुंच जाता है, वापस बी पे ही रहता है तो वो हो जाता है उसका 2 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है 0 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कार का पथमापी क्या मापता है? तो इसका है चाल, दूरी, त्वरण या फिर वेग। तो इसका सही ऑप्शन है दूरी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो कार का पथमापी क्या मापता है? तो है चाल, दूरी, त्वरण, वेग। तो इसका सही ऑप्शन है दूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण की एसआई इकाई है। त्वरण की एसआई इकाई है तो वह है मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एक 20 मीटर व्यास वाले वृत्त में घूमते हुए 4 चक्कर पूरा करने में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? तो देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है 40 मीटर, 80 मीटर या 80 पाई मीटर या फिर 0। तो इसका सही ऑप्शन है 80 पाई मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं आगे कि एक स्कूटर 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है 72 मीटर, 36 मीटर, 18 मीटर या फिर 9 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है इसका 18 मीटर। इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है? कोई ऊर्जा नहीं रखता, गतिज ऊर्जा रखता है या फिर स्थितिज ऊर्जा रखता है या फिर गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा रखता है। तो इसका सही ऑप्शन है स्थितिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों। जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी रखता है स्थितिक ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जा होती है, मतलब जब ऊपर पानी से आता है तो उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और फिर जो गतिज ऊर्जा जिसमें परिवर्तित करता है वो होता है मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम आगे की ओर, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है? तो है जूल, वॉट, किलोवाट या फिर किलोवाट घंटा। तो इसका सही ऑप्शन है किलोवाट घंटा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अपरिभाषित। तो इसका सही ऑप्शन है 0। तो 0 कैसे हो सकता है, देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन फिर से। एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, मतलब खड़ा है,
ज़रूरी नहीं वो लेकर खड़ा है, मतलब सर पर लेकर नहीं खड़ा है, सिर पर लेकर खड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं सिर पर तो लिखा है, लेकिन एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रंक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जिसका द्वारा किया गया कार्य होगा। ये एक पॉइंट पर खड़ा है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर नहीं गया, इसीलिए इसका जो आंसर है वो 0 होगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब इसकी चाल 0.45 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 1 मीटर प्रति सेकंड, 1.4 मीटर पर सेकंड, या फिर 4.4 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1.4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो एक समान वेग से गति कर रही समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा जबकि उनका वेग v एवं 2b है। तो इसका 2:1, 1:2, 4:1 या फिर 1:4। तो इसका सही आंसर है 1:4, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो है कैलोरी, जूल, अर्ग या फिर न्यूटन। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रोधी नहीं होगा। तो रोधी नहीं होगा मतलब प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा या फिर कांच। तो इसका सही ऑप्शन है तांबा। तांबा से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। प्लास्टिक से नहीं होगी, लकड़ी से नहीं होगी और कांच से नहीं होगी, लेकिन तांबा से हो सकती है। रोधी मतलब फैलना, फ्लो होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यांक आपस में मिलते हैं। तो है 40, 212, 100 या फिर 0। तो इसका सही ऑप्शन है 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं स्थानांतरित गति, कंपन गति, घूर्णन गति या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। इसके बाद स्थिर आयतन पर हवा थर्मामीटर किस प्रकार करता है। तो है आर्किमिडीज के सिद्धांत, बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, गेलुसाक का नियम या फिर गेलुसाक। तो इसका सही आंसर है गेलुसाक का नियम। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। तो है वो मोमबत्ती का जलना, पानी से बर्फ बनना, लोहे की कील में जंग लगना या फिर खाने पकाना। तो इसका सही ऑप्शन है पानी में से बर्फ बनना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उर्ध्वतन का गुण दर्शाता है। तो वह लोहा, मिट्टी का तेल, सोडियम क्लोराइड तो या फिर आयोडीन। तो इसका सही ऑप्शन है आयोडीन। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि एक द्रव निश्चित ताप पर वाष्प में बदलता है, इसे जाना जाता है। एक द्रव निश्चित ताप पर वाष्प में बदलता है, इसे जाना जाता है। तो है बाष्पीकरण, उबलना, संघनन, उर्वरपतन या फिर उबलना। तो इसका सही ऑप्शन है उबलना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एक ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तन होने पर ऊष्मा का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है। एक ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तन होने पर ऊष्मा का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही है गलनांक, भौतिक नियतांक, गुप्त संगलन ऊष्मा या फिर निश्चित तापमान। तो इसका सही ऑप्शन है गुप्त संगलन ऊष्मांक, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस भौतिक अवस्था में अवशोषित कण उपस्थित रहते हैं। तो इसका है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन है प्लाज्मा। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समुद्र तल पर सामान्य या मानव दाब होता है, मतलब समुद्र तल पर सामान्य या मानक दाब होता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज। तो इसका सही ऑप्शन है 76 मिलीमीटर पारा, 706 सेंटीमीटर पारा या फिर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो इसका सही ऑप्शन है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसका सही ऑप्शन है ये वाला। तो इसका आंसर है तीसरा वाला दोस्तों। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो वो है द्रव को वाष्प में परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पदार्थ का रासायनिक बंध तोड़ने में, अणुओं को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अणुओं की गति तेज करने में या फिर आणविक आकर्षण के
कम करने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन है पदार्थ का रासायनिक बांध तोड़ने में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि तरंगे कंपन गति द्वारा एक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती है। एक हो सकता है द्रव्यमान, वेग, तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन है ऊर्जा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जब एक वीणा का तार कर्षित होने पर हवा में ध्वनि तरंगे उत्पादित होती है, उसे जाना जाता है। तो इसका है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, या फिर आंशिक अनुदैर्ध्य, आंशिक अनुप्रस्थ, या फिर कभी कभी अनुदैर्ध्य, कभी कभी अनुप्रस्थ। तो यहाँ पर इसका है अनुदैर्ध्य। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 25 तरंगे उत्पादित होती है। 1 सेकंड में 25 तरंगे उत्पादित होती है, उसकी आवृत्ति हर्ट्ज इकाई में क्या होगी? तो इसका है 25 हर्ट्ज, 0.25 हर्ट्ज, 0.025 हर्ट्ज, ईद का 0.0025 हर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन है 25 हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, एक सोनार स्टेशन को 3 सेकंड के पश्चात प्रतिगमन संकेत मिलता है, तो वह वस्तु कितनी दूरी पर है? पानी में ध्वनि की चाल 1440 मीटर पर सेकंड होती है। जी हाँ, पानी में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? 1440 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना इस बात को। और इसके बाद इसका जो ऑप्शन है 2160 मीटर, 1740 मीटर, 1080 मीटर, या फिर 720 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है 2160 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ की अभिलाक्षणिक ध्वनि की ओर किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तीव्रता से, पिच से, ध्वनि गुणवत्ता से, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही है ध्वनि गुणवत्ता से हम उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारण से दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आपोषित हो जाती है? तो वह है चालन, घर्षण, प्रेरणन, तो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है प्रेरणन। तो इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तु एक्स और वाई, एक्स आकार में वाई आकार से बड़ा है को आपस में रगड़ने पर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है एक्स और वाई बराबर और विपरीत आदेश उत्पन्न होता होगा, या फिर एक्स और वाई बराबर और समान आवेश उत्पन्न होंगे, या फिर एक्स में वाई से अधिक आवेश उत्पन्न होगा परंतु विपरीत प्रकार का। और नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स में वाई से कम आवेश उत्पन्न होगा परंतु समान प्रकार का। तो इसका सही ऑप्शन है एक्स और वाई में बराबर और विपरीत आदेश पर उत्पन्न होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक सोने की पत्ती का विद्युतदर्शी कर सकता है। तो क्या कर सकता है? आवेश की उपस्थिति का पता लगाना व आवेश के प्रकार का परीक्षण करना, केवल आवेश का माप, या फिर केवल आवेश की उपस्थिति का पता लगाने में, या फिर केवल आदेश की एक प्रकार का परीक्षण। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर है कि आदेश की उपस्थिति का पता लगाना व आदेश की प्रकार का परीक्षण करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें समाविष्ट आवेश एक कूलाम आवेश के बराबर होता है? तो यहाँ पे 2.6 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 2.65 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 6.2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी परिपथ में विभवांतर को स्थिर करके प्रतिरोध की 2 गुना किए जा तो विद्युत धारा खालिस्तान होगी। तो है 2 गुना, आधा, 1/4, या फिर 4 गुना। तो इसका सही ऑप्शन है आधा। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि संसाधन का मूल किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर, गुणवत्ता पर, समाज की आवश्यकता पर, ऊर्जा का अंश। तो इसका सही है समाज की आवश्यकता का। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? वो पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस, या फिर मिट्टी का तेल। तो इसका सही ऑप्शन है जैव गैस। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं एक अच्छा ईंधन निम्न में से कौन सा गुण रखता है? एक अच्छा ईंधन निम्न में से कौन सा गुण रखता है? तो इसका देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है उच्च ऊष्मीमान और निम्न ज्वलनताप, उच्च ऊष्मीमान और उच्च ज्वलनताप। और नेक्स्ट ऑप्शन है उच्च ऊष्मीमान और मध्य ज्वलनताप। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है निम्न ऊष्मीमान और मध्यम ज्वलनताप। तो इसका सही ऑप्शन है उच्च ऊष्मीमान और मध्यम ज्वलनताप।
उच्च ऊष्मीमान और मध्य ज्वलनताप, तो वो है दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊष्मांक का एक मान है, तो वो कौन सा है? 1.0 किलोवाट मीटर, 1.4 किलोवाट घंटा, 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर या फिर 1.4 किलोवाट पर मीटर क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल भराव वाली मृदा है, जल भराव वाली मृदा कौन सी होती है दोस्तों? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भौतिक के साथ कार्य किए रूप से शुष्क या फिर भौतिक रूप से नम लेकिन कार्य रूप से शुष्क या फिर भौतिक रूप से शुष्क फिर या फिर भौतिक के साथ कार्य किए रूप से नम। तो इसका सही ऑप्शन है भौतिक के रूप से लेकिन कार्य के रूप से शुष्क। इसके बाद हरित खाद का उदाहरण है, हरित खाद का उदाहरण कौन सा है? ज्वार, जौ, लोबिया या फिर भूसा। तो इसका सही ऑप्शन है लोबिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि डॉक्टर बी कुरान को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, औद्योगिक क्रांति या फिर नीली क्रांति। तो इसका सही ऑप्शन है सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यावसायिक फसल का उदाहरण है। तो व्यावसायिक फसल का उदाहरण देख सकते हैं कि तेली बीज, गन्ना, मसाले या फिर दालें। तो इसका सही ऑप्शन है गन्ना, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके बाद नीचे देख सकते हैं कि एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में स्थानांतरण करने की विधि कहलाती है? संकरण विधि, आनुवांशिक रूपांतरण विधि, चुनना विधि या फिर परिचय। तो इसका सही ऑप्शन है आनुवांशिक स्थानांतरण। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जिसमें होता है, तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, जल का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का निष्कासन। तो इसका फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जल का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। तो इसका सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि अंतरा फसल रखती है, अंतरा फसल रखती है तो एक समय में एक होने वाली फसल, एक खेत में विभिन्न फसलें या फिर दो या दो से अधिक एक साथ फसलें एक ही खेत में उगाना या फिर दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना। तो इसका सही ऑप्शन है दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि सागर समुद्र के साथ साथ झील और अब अलवण जलीय मछली का पालन का तरीका कहलाता है? जलीय पालन कहलाता है, पर्यावरण मत्स्य पालन कहलाता है, समुद्री पालन कहलाता है या फिर मत्स्य पालन कहलाता है? तो इसका सही है मत्स्य पालन कहलाता है। इसके बाद वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित होती है? वायुमंडल के कौन सी परत पर ओजोन होती है? तो कौन सी है? क्षोभमंडल और आयन मंडल होता है। क्षोभमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसका सही ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जहाँ के निम्नलिखित में से कौन सी गैस निश्वास लेने पर अधिक जहरीली मानी जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसका सही ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जैवनिकीकरणीय नहीं है? तो है पेपर्स, प्लास्टिक कपड़ा या फिर वनस्पति पदार्थ। तो इसका सही ऑप्शन है प्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तल से क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? समुद्र तल से क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? तो 0 से 10 किलोमीटर, 20 से 50 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर या 10 से 20 किलोमीटर। तो इसका सही है 0 से 10 किलोमीटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है? तो अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें या फिर दस किरणें या फिर सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही है अवरक्त किरणें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के डाइऑक्साइड और इसके बाद उपरोक्त सभी। तो इसका सही है उपरोक्त में से सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि यातायात और सघन स्थानों में जलने वाली ब्राउन धुंध का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो पहला है अधिकमकर्ता अवलोकन का कौशल को विकसित करना और अधिक
आगमकर्ता ने जिज्ञासा को बढ़ाना, पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वासों को बनाए रखना, और लास्ट ऑप्शन है आगमकर्ता में खोज की भावना को जागृत करना। तो इसका सही ऑप्शन है पुराने रीति रिवाज को, अंधविश्वासों को बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आता ही रहता है, पिछली बार भी जो मैंने बनाया था तो उसमें भी आया था। तो है 5 जून, 15 जुलाई, 1 दिसंबर या 8 जून। तो वह है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नीचे दी गई सूची में से उस गुण का चुनाव कीजिए जो उपार्जित हो सकते हैं लेकिन वसंगत नहीं। आँख का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग या फिर शरीर का रंग। तो वह है शरीर का आकार। शरीर का आकार कभी बदलता नहीं, उतना ही रहेगा जितना है। इसके बाद देखिए नीचे दी गई सूची में से किस व्यक्ति में चिपको आंदोलन शुरू किया। तो चिपको आंदोलन दोस्तों, चिपको आंदोलन हमारे बहुत पुरानी बात है, अंग्रेज़ों के टाइम पे जब हम अंग्रेज इसको काट रहे थे, मतलब वन को काट रहे थे, तो हमारे भारतीय सैनिक मतलब भारतीय जो थे उसमें चिपक गए थे और उसको काटने नहीं दिए। तो ये इसी को चिपको आंदोलन नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वह है मेघा पाटकर, AK बनर्जी, अमृता बिश्नोई या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका है सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कीट और चमगादड़ के पंख खालिस्तान होते हैं। तो वह है विषम जातीय, समजातीय, अवशेष अंग या फिर समान भूरिया संरचना। तो इसका सही ऑप्शन है विषम जातीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि रेशम के कीड़े के जीवन को सही विकास अवस्था है। तो है अंडा, प्यूपा, शुंडी या फिर वयस्क। फिर है अंडा, शुंडा, प्यूपा या वयस्क। फिर तीसरा ऑप्शन है अंडा, वयस्क, लार्वा या प्यूपा। इसके बाद लार्वा, वयस्क, अंडा या फिर प्यूपा। तो इसका सही ऑप्शन है अंडा, शुंडा, प्यूपा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 विद्यार्थी ABCD मच्छर के जीवन चक्र को सभी अवस्थाओं में पोषण की आदत का अवलोकन करते हैं। उन्हें अवलोकन की उस अवस्था में जिसमें जो प्राणी रुधिर का पोषण करते हैं वह है। तो वह है वयस्क, लार्वा, प्यूपा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही है वयस्क, मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि एक बीज पत्रीय पौधों की जड़ को पत्तियां होगी। तो वह है रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास या फिर रेशेदार जड़ और जालिका रूपी शिराविन्यास या फिर अपस्थानिक जड़ और जालिका रूपी शिराविन्यास। तो इसका फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन है मूसला जड़ और जालिका रूपी शिराविन्यास। तो इसका सही है रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास का सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित दिए गए समूह में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो इसका है पहला वाला एक ही दृष्टिकोण पर हस्तक्षेप, निर्णय लेने में अंधविश्वास और पक्षपात, तर्क संगत और विवेकहीन, और लास्ट ऑप्शन है खुलापन पूर्वाग्रह से छुटकारा। तो इसका सही ऑप्शन है खुलापन पूर्वाग्रह से छुटकारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश ने मांसपेशी की स्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं होगा। तो है केंद्रक, गहरा बैंड, हल्का बैंड या फिर द्रमिका। तो वह है द्रमिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल अवधारणा का परिचय किसने दिया है। डाल्टन ने दिया है, वर्जिलियस ने दिया है, अवोगाद्रो ने दिया है, फिर थॉमसन ने दिया। तो उसका सही है अवोगाद्रो। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद ऑक्सीजन का अणु भार है 16, 8, 32। तो या फिर प्रश्न से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है 32। इसके बाद 0.5 हाइड्रोजन गैस किसके बराबर होती है। 1 मोल, 0.5 मोल, तो 2 मोल या फिर 0.25 मोल। इसका सही आंसर है 0.25 मोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना नियंत्रित होता है। तो वो कौन सा होता है। क्वांटम यांत्रिकी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम या न्यूटन का गति का प्रथम नियम या क्वांटम यांत्रिकी। तो इसका सही ऑप्शन है क्वांटम यांत्रिकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये 100 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के हम स्टडी कर रहे थे, और इससे पहले हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन किए, और इस तरीके से हमारे 150 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे, पूरी देख लिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और काफ़ी स्टडी है, यदि हो जाएगी आपकी, काफ़ी तैयारी हो जाएगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ
पूछना है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।